नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज हम लोग का विषय है मौलिक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत। हम चर्चा करेंगे उन सिद्धांतों की जिसके ऊपर जो सामाजिक राजनीतिक जो विचार है वो निर्भर करेगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं यदि उसको समाज में यदि नहीं किया जाए तो समाज की हानि होती है। तो हम देखते हैं 3 मौलिक चीजें हैं यदि समाज में उनका विचार नहीं किया जाए तो समाज की हानि होगी। उन तीनों विचारों में पहला विचार है लोग जिस तरह के रोजगार में लिप्त हैं, यदि उनके रोजगार को बिना किसी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के, उसके वैकल्पिक रोजगार दिए हुए बिना यदि उसके रोजगार को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में बहुत हानि होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आदमी एक रोजगार में जुड़ा हुआ है वो अपना समय, बहुत बड़ा समय उस रोजगार में देता है, उसके लिए अथक परिश्रम करता है, और एकाएक उसको ये पता चले कि अब वो काम उससे छीन लिया गया है तो दूसरे काम को करने के लिए सक्षम नहीं रहता। ऐसे में वो खुद और उसका परिवार आर्थिक आर्थिक बदहाली से गुजरता है और समाज की बड़ी हानि होती है और समाज में अराजकता, अपराध बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है कि यदि समाज में धर्म परिवर्तन को नहीं रोका जाए, धर्म परिवर्तन होने दिया जाए, उससे भी समाज की बहुत हानि होती है, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म का आपस में मेल नहीं होता और उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं समाज में, और उसका सामाजिक और आर्थिक दोनों बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ देखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा है आदमी की जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उस मातृभाषा को यदि किसी तरह से दबाया जाए तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं, पहली चीज किसी का रोजगार उसको बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उसको उस रोजगार से वंचित कर दिया जाए। दूसरा, धर्म परिवर्तन यदि किया जाए, फोर्सफुली किया जाए, धर्म परिवर्तन फोर्सफुली मतलब लालच दे करके या किसी तरह से, जो आजकल हमारे देश में या बहुत सारे जगह ऐसे काम हो रहे हैं, उसके समाज में दुष्परिणाम होते हैं। और तीसरा है कि उसकी खुद की जो भाषा है, उस भाषा का सम्मान नहीं हो, तब भी मनुष्य बहुत ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हेय हो जाता है, छोटा बन जाता है। उसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। अब हम पहली चर्चा करते हैं रोजगार के बारे में। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है जो पैडल रिक्शा चला रहा था, पैर से जो रिक्शा चलाते हैं, और उससे अपनी जीविका चलाता था। जो भी 100-150 रुपए उसको मिलते थे, उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अचानक देखा गया कि अब वो जो पैडल रिक्शा है उनकी कीमत नहीं रहेगी। लोग मैकेनाइज्ड जो रिक्शे आए उसमें शिफ्ट हो गए, और वो आदमी जो इतने दिन से रिक्शा चला रहा था, मैकेनाइज्ड रिक्शा अब नहीं चला पाएगा, उसकी वो स्थिति नहीं है।
चाहे वो आर्थिक कारण से हो या उसके बौद्धिक कारण से, किसी भी कारण से हो। अब उसका परिणाम क्या होगा कि एक नई तकनीकी आई आई लेकिन वो जो पुराना रोजगार जिसके पास में था, वो तकनीक एब्सोल्यूट हो गई। एब्सोल्यूट मतलब हो गया वो अब काम नहीं करती। तो उससे जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी आर्थिक स्थिति विपन्न हो जाएगी। उसके दो परिणाम होंगे, या तो वो भोजन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी, समाज में उसको भोजन नहीं मिलेगा तो उसके अभाव में वो बीमार पड़ेगा, कैसे में रह करके उसकी मृत्यु हो जाएगी, या वो अपराधी बन जाएगा। इस तरह के और भी उदाहरण मिलते हैं समाज में। एक ब्रिटिश काल जब शुरू हुआ उस समय की बात है, जो लोग जमींदार होते थे, मतलब पठान युग में जो मुगलों के समय में ऐसा प्रावधान था, जो जमींदार इस तरह के लोग होते थे उनको अपनी सेना रखने का अधिकार होता था कि वो अपनी सेना 22,500 जैसी उनकी रियासत होती थी, वो अपनी सेना रखते थे। जैसे ही अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये जो जमींदारों की जो सेना है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब उन सेना का कोई उपयोग नहीं रह गया। रियासतें सारी मर्ज हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, और उन्होंने उन लोगों को जो 1,000, 2,000, 5,000 जो भी उनकी संख्या थी, उनको सैनिक मानने से इनकार कर दिया। और वो सैनिक अपने ढंग से वो अपने सैनिक रख रहे थे। उसका कारण क्या हुआ? अब वो जो 1,000, 2,000, 5,000 लोग हर एक रियासत में, करीब करीब हर जिला में एक रियासत होती थी, उसमें की जो चीजें हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जिला में 1 या 2 होंगे। और पूरे, जैसे हमको मालूम है, जब भारत का आज़ाद हुआ, करीब 500 रियासतें थी जिन्होंने साइन किया पेपर कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो करीब 400-500 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जिला है। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हर जिले में करीब करीब जिला या 2 जिला के अंदर एक रियासत, अच्छी रियासत होती थी। अब वो अचानक क्या हुआ, वो जो सैनिक लोग हैं, अब उनका एक ही काम था देश की रक्षा में, या जो भी उस समय की जो रियासत की रक्षा में लगे रहना। अब ऑल ऑफ सडन, अब वो जो रियासतें हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उतने 2,000, 4,000 आदमी को रखें अपने पास में। तो उन्होंने क्या किया, अब वो जो 2-4 हजार आदमी लगते थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए और अपराध में लिप्त हो गए, और उसका समाज में बहुत उसमें नुकसान हुआ। तीसरा उदाहरण, जब अंग्रेजों का शासन देश में हुआ, उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। हर एक चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मैकेनाइज हर एक चीज वहां हो रही थी। और हमारे देश में जो भी जितने भी उद्योग धंधे थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। जैसे कपास का बनना, उसका तैयार तैयार करना, वस्त्र तैयार करना, बर्तन बनाना, इस तरह की बहुत सारी जो समाज की जरूरतें थी वो लोग खुद ही तैयार करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, वो सारी चीजें वो इंग्लैंड से यहाँ लेकर के आने लगे, यूरोप से लेकर के आने लगे। और देखते देखते यहाँ की जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी सब बंद होनी पड़ गई। जब बंद होने लगी तो लोगों को भुखमरी हुई, बहुत लोगों को उससे नुकसान हुआ। उस समय काफी लोग पीड़ादायक जीवन व्यतीत किया लोगों ने। और यही कारण था कि वो जो लोग छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज गांव गांव में जो चलती थी सब बंद हो गई, और वो लोग खेतों के मजदूर बन गए बाद में। और यही कारण है कि खेती पर लोगों का आश्रित होना ज्यादा हो गया। अब हर एक आदमी खेती में ही अपना समय करता है, तो यदि खेतों पर जनसंख्या का भार ज्यादा हो जाएगा तो खेती पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वही हमने देखा कि हमारे देश में 70 से 80% लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं, उस पर निर्भर है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था है, जो अंग्रेजों का राज्य था,
उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि यहाँ के जो लोकल लोग, इतने कारीगर जो लगे हुए हैं इस काम में, उनका क्या होगा। और विपन्नता की स्थिति आ गई। जो एक देश बड़ा खुशहाल चलता था, सब अपना अपना काम करते थे, अचानक ऐसा हुआ कि सारे के सारे डिपेंडेंट हो गए अपने औद्योगिक उत्पादों से, और सबका नुकसान हुआ। और अंग्रेजों का इसमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो अपना माल जो वहाँ से लेकर आते थे यूरोप से, हमारे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और वो जो इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट होता था वो सस्ता पड़ेगा। जो हाथों से लोग लगते थे, पूरा परिवार लेके काम करता था, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं अपने समाज में। कोई फैक्ट्री है, चल रही है, और उसमें 2,000 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, अचानक बंद हो जाए। जैसे क्या चीज जब हुआ? देश का विभाजन हुआ, जब ईस्ट क्या कह रहे पाकिस्तान हो? अलग हो गया, जो अभी बांग्लादेश बोलते हैं, और भारत से, मोबाइल में वो देख रहा हूँ मैं तो तो दादा की। यहाँ पर जितने भी लोग थे, हाँ, यहाँ पर जो फैक्ट्रियां कलकत्ता में थी, कच्चा माल आता था ईस्ट पाकिस्तान, वहां से माल आना बंद हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कलकत्ता में हालत उस समय मजदूरों की, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, बहुत विपन्नता की हालत में उन लोगों ने जीवन बिताया। ऐसे और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो जाती हैं, इसमें जो लगे हुए रोजगार में लगे हुए लोग रहते हैं, उनका पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। तो एक कहने का मतलब ये है कि एक सफल सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जब भी ऐसा कभी हो कि लोगों का रोजगार बंद हो रहा है किसी कारण से, चाहे वो वैज्ञानिक तकनीकी अडॉप्ट करने से, उद्योग की क्रांति होने से, और जैसे कहते हैं बहुत सारे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी तकनीकी जिससे कि अभी तक की व्यवस्था बंद हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण लेकर करते हैं, जब तक मोबाइल नहीं आया था तब तक टेलीफोन ही एक सहारा होता था। अब मोबाइल आने से जो घर के टेलीफोन की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो जो टेलीफोन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे जो भी व्यवसाय में, वो सारे क्या हो गए, खाली हो गए। तो उनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हुआ तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से और भी नाना प्रकार की चीजें होती हैं जो डिसरप्टिव आती हैं कि जैसे हालांकि वो तो जैसे पोस्टमैन का काम था, उसमें लिफाफा और सब चिट्ठी उठियाँ बहुत चलती थी। अब सारा काम मैसेजिंग से हो जाता है, वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, या टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता है। वो चीज़ें वहाँ बंद हो गई और उसका प्रभाव पड़ेगा, और पड़ा भी। बहुत सारे लोग जो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, आज वो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी के रोजगार के ऊपर असर आ रहा है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या जो भी सरकार है या जो समाज है, उस समाज को करना चाहिए। नहीं तो समाज में विपन्नता आएगी। ये हो गया पहला पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन का तो जो हम लोग के देश में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग पास सामने एग्जाम्पल्स हैं, हम समाज में कैसे बढ़ गए। वही कभी आज से 5-10 वर्ष पहले हो सकता है हिंदू समाज का आदमी था, लेकिन बाहर से आक्रांताओं ने जब देश में शासन शुरू किया और उन्होंने यहाँ की कमजोरियों को देखा, और उन कमजोरियों के कारण यहाँ के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया। उसका दुष्परिणाम आज तक हम लोग देखते हैं।
कहीं कहीं आंदोलन, कहीं कहीं राइट्स होते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, या देश में एकता नहीं है, क्योंकि हमने उस समय कुछ कारणों से वो यहाँ से चले गए। उसके कारण भी है कि हमारा जो खुद का जो समाज था, जिसको हम हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, जाति व्यवस्था उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्या होता है जब धर्म के साथ में, जब भी हम किसी धर्म जो भी हमारा है, उसमें हम तर्क को, विवेक को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धर्म की मजबूती नहीं बनती। धर्म के साथ में जुड़ा हुआ जो भी काम हम कर रहे हैं, यह तो उसमें कोई तर्क नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है। जरूरी नहीं कि विज्ञान सम्मत हो, लेकिन कुछ हद तक तो उसका एक जस्टिफिकेशन तो कहीं न कहीं आना चाहिए। हिंदू समाज में ऐसा ही हुआ। जहां तक जात पात की व्यवस्था थी, इसका कोई भी कारण नहीं है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जात पात की व्यवस्था केवल विश्व में, हमारे देश में है, कहीं पर भी नहीं है। और देश में वर्गीकरण के रूप अलग हैं, मतलब वहां भेद है रंग का, काला गोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर भेद है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई ज्यादा बड़ा है, कोई मालिक है, कोई गुलाम है, इस तरह का उनके यहाँ भेद चलता है। ऐसा नहीं, वहां भेद नहीं है। लेकिन हम जो जातिगत व्यवस्था के हिसाब से जो भेद हुआ, इसी का दुष्परिणाम था कि लोगों ने दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और उनके स्वीकार करने से अब समाज में दो चीजें आ गई। एक बाहर का धर्म जिसको लोगों ने स्वीकार किया, एक अपना धर्म। और अपने धर्म में हमने कुछ ऐसी रूढ़िवादिता कुरीतियों को जन्म देते रहे, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत हद तक कभी भी यही सब बातें चल रही हैं, ऊंच नीच की भावना चलती है हमारे समाज में। उसका दुष्परिणाम अभी तक हम लोग भोग रहे हैं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसके दुष्परिणाम होते हैं यदि हम अपने धर्म की, धर्म में से कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। नहीं होने देने के लिए क्या करना है हमको? वही जो हमारी कमियां हैं, जिसका कि कोई तार्किक आधार नहीं है, उन चीजों को हमें समाप्त करना होगा। यदि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं या उसको लेकर के चल रहे हैं, तो ये आने वाले समय में ये और भी गंभीर परिणाम देंगे। तो प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो धर्म हो, विवेकपूर्ण हो, तत्वपूर्ण हो और लोगों को इसकी जानकारी हो। यदि हमको अपने धर्म के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में हम ये दूसरों के सामने खुल के बात कर सकते हैं कि ये हमारे अंदर अच्छी व्यवस्था है, तो क्या होगा? हम कभी धर्म परिवर्तन में नहीं जाएंगे। लेकिन लोग हमारे इन कमजोरियों का फायदा उठा करके, आज कोई ईसाई बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, सारे लोग धर्म परिवर्तन में, आजकल तो गांव-गांव में लोग ईसाई बन रहे हैं। कौन लोग बन रहे हैं? हम लोग को मालूम है कौन कौन लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानना शुरू कर रहे हैं। कुछ लालच वश करते हैं, कुछ सामाजिक परिवेश वश करते हैं। तो ये अब तो गांव-गांव में इस तरह के भेद इतने ज्यादा हो जाएंगे कि गांव-गांव में लड़ाइयां होंगी, हो भी रही हैं। तो ये एक उसके दुष्परिणाम है। तो जब इस तरह का चीज हो रही हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन बुराइयों को पहले दूर करें और उसके बाद से इस धर्म परिवर्तन की जो व्यवस्था जैसी भी चल रही है, उसको रोका जाए। अन्यथा समाज एक कभी बनेगा ही नहीं। उसके लिए एक और चीज है, सारे धर्मों का जो सार है, सब तो यही सिखाते हैं ना, नैतिकता, परोपकार। ये जो जो इनर सेंस ऑफ रिलीजन जो होता है, जो अंदर की जो बात हर एक धर्म में होती है,
सब कुछ अच्छाइयों की बात ही करते हैं, और उन बातों को लेकर के यदि हम समाज में रहें और आगे बढ़े, जिससे कि कोई किसी का उससे विरोध नहीं होगा। भाई, हर मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, इससे किसी को क्यों विरोध होगा? हर एक मनुष्य को अपना सम्मान देना चाहिए, इसमें किसी को क्यों विरोध होगा? तो इस तरह के जो कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मूलभूत मानवीय मूल्य है, उसको हिंदी में बोला जाए, उनको लेकर के जो हम चलेंगे तो समाज में एकता बनी रहेगी और धर्म परिवर्तन को बल नहीं मिलेगा, उसको रोका जाएगा। यहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि यदि अध्यात्म को आधार मान करके हम आगे चलते रहे, क्योंकि अध्यात्म के बिना कोई रास्ता ही नहीं है, और इस मामले में जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की रीति चल रही है, जो वेदों से लेकर के अभी तक जितने भी धार्मिक चर्चाएं हुई हैं, यदि उसको देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई दर्शन है ही नहीं। ये जितने भी दूसरे धर्म हैं उसके सामने टिकते ही नहीं, कहीं पर भी नहीं टिकेंगे, किसी भी तर्क में नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी खामियां हैं। यदि हम देखें, जैसे कि मुस्लिम धर्म में देखें, वहां औरतों को अधिकार ही नहीं दिया गया, किसी तरह का अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी खामी है, फिर भी उस जगह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो पुरुष प्रधान व्यवस्था है। पुरुष हो गया तो स्त्री भी उस धर्म में चली जाएगी, लेकिन उस धर्म में स्त्री का जीना कितना दूभर है ये हम लोग को मालूम है, और उनको कोई वहां राइट्स नहीं मिलते, किसी तरह की चीज नहीं, ना उनको संपत्ति का राइट है, कुछ नहीं है, कभी भी उनको छोड़ दिया जा सकता है, कभी भी कुछ किया। इतनी ऐसी व्यवस्था समाज के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां थी जिसकी वजह से लोग इधर उधर गए, मेरा ऐसा विश्वास है कि इन कमियों को यदि हम दूर कर सकें तो जो लोग गए हैं बाहर वो वापस फिर हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। एक चीज और भी बताएं, धर्म को लेकर के बहुत कठोरता नहीं रखनी चाहिए, इसके भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मुगल काल में या उसके थोड़े से बाद में ब्रिटिश काल में भी ऐसा देखा गया। मान लीजिए किसी के घर की एक लड़की मुसलमान के यहाँ शादी होगी, उसकी किसी भी कारणवश शादी होगी, लोगों ने उस पूरे परिवार को बाइकआउट किया। बहिष्कार करने से फायदा किसका हो रहा है? उन सारे लोगों के यहाँ से दूसरे जो उनके बच्चे थे उनके साथ लोगों ने विवाह संबंध बनाने बंद कर दिए, उनको विवशतावश उस धर्म में जाना पड़ा, सारे परिवार को जाना पड़ा। ये नासमझी की बात हो गई। ऐसा बंगाल में बहुत हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह हुआ, लेकिन बंगाल में तो इन मास हुआ। वहां पर और उसमें होता क्या था, यदि समाज का कोई प्रबुद्ध वर्ग है वो किसी तरह से हो गया ऐसा, तो वो और लोगों को भी साथ में लेके जाता था। मान लीजिए एक ब्राह्मण है, वो मुसलमान बन गया, और ब्राह्मण को जानने वाले तो उस एरिया में काफी लोग होंगे, क्योंकि वो सबकी जगह पुरोहित काम करता था और पढ़ा लिखा आदमी था, उसको अच्छा ज्ञान भी था, वो किसी कारण से मुसलमान हो गया। यदि उसका एक परिवार मुसलमान हो जाने से उसके साथ में 100-200 परिवार जो भी उसके इर्द गिर्द रहे होंगे, उन्होंने सबको मुसलमान बना दिया, क्योंकि जो उनका खुद का जो समाज था, धर्म था, जब ऐसी स्थिति आई तो उसका साथ नहीं दिया गया। इसलिए धर्म के मामले में आदमी को कोई कठोर दंड नहीं देना चाहिए कि हमको तुमको समाज से निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा करने से उस धर्म की हानि होती है। उसको सुधार का बार बार मौका देना चाहिए, जिससे कि वो आदमी समाज के साथ में, धर्म के साथ में जुड़ा रहे। इसके अनेकों उदाहरण है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसको यहीं कट शॉर्ट करते हैं। अब हम तीसरी बात पे आते हैं।
मातृभाषा। भाई कुछ प्रश्न कर लेते हैं, अब अच्छा ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा बात, टाइम की। थोड़ा बस एक हम ये 2 मिनट टाइम ले लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। मातृभाषा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी हम्म। मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो जो मदर टंग है, आदमी की जो स्वाभाविक भाषा है, यदि उसको सप्रेस कर दिया जाए तब लोगों का बहुत नुकसान होता है। जैसे कि मान लीजिए जिन क्षेत्रों में लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी ही रोजगार का एक साधन बन जाए कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी जल्दी मिल जाएगी, जिसने अपनी भाषा में पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बहुसंख्यक लोग एक अवसर से वंचित हो जाएंगे। दूसरा, यदि बाहर की भाषा को यदि वहां पर थोप दिया जाए तो एक जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 99% जो लोग रहेंगे, वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर पाएंगे, दूसरे की भाषा को कैसे समझेंगे? उससे सामाजिक राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यही कारण है, एक एग्जांपल जस्ट देते हैं। जब पाकिस्तान अलग देश बन गया तो क्या हुआ वहां पर? पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाली बोलने वाले लोग थे, वहां उनको बोला गया कि आपकी राष्ट्रभाषा उर्दू है, सारी आपको बातें उर्दू में करनी है, ऐसा उनको थोपा गया। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में सबको बात करनी है। ये जो राष्ट्रभाषा एक मुद्दा बना ईस्ट बंगाल में, और उसी का कारण हुआ कि वो ईस्ट पाकिस्तान से बदल करके एक नया देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। हमारे देश में भी हिंदी को जब साउथ में थोपा गया तो क्या हुआ? पूरे साउथ में हिंदी का विरोध हुआ। विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि यदि हिंदी एक राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो जो दूसरी भाषाएं हैं उनका दमन होगा और हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, हर तरह के क्षेत्र में उनको सुविधा मिल जाएगी। इसलिए उसका विरोध करते थे, और विरोध करना ठीक भी था उनका। इसमें एक चीज है कि एक वाया मीडिया निकाला जा सकता है। इससे अच्छा यह है किसी एक को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, उससे अच्छा यह है कि सारी जो प्रमुख भाषाएं हैं सबको राष्ट्रभाषा बना दीजिए, फिर किसी का झगड़ा ही नहीं होगा। तब किसी के साथ में झगड़ा नहीं होगा, और सुविधा अनुसार लोग जैसा भी होगा आपस में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन राज्य के द्वारा कुछ थोपा नहीं जाएगा उनके ऊपर। ये एक तीसरी मौलिक सामाजिक राजनीतिक नीति थी जिसका कि होना या इस पर ख्याल रखना बहुत जरूरी था। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा विषय और भी था लेकिन इसको समय भी नहीं है ज़्यादा। तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न को हम लोग ले लेंगे। राजी, एक प्रश्न मैं करता हूँ, अगर किसी और का प्रश्न नहीं है तो। हाँ बोलिए। कि ऐसा है दादी, जैसे आपने कहा था वो पहलू एकदम उचित भी है कि जो धर्म परिवर्तन में जो लोग परिवर्तित होते हैं, एक अच्छी चीज को छोड़कर गलत विचारधारा की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें दादाजी मुझे लगता है, मैं एक अपनी राय भी देता हूँ, फिर आपसे उसके ऊपर वो आप अपना विचार दीजिएगा कि जैसे जो लोग जो धर्म के अपने आप को बनते हैं कि मतलब हम धर्म को निर्देश देते हैं, जिनके आधार पे पूरी आम जनता चलती है, जिनका अनुसरण करती है, तो वो लोग क्या है कि एक हमारे यहाँ मैंने कुछ ऐसे महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा समय था कि जनता जिनका अनुसरण करती थी या करती है आज भी, तो वो कोई बात तो कह देते हैं, लेकिन बात कहने के बाद अगर जनता दूसरी जगह चली गई या वो गलत विचारधारा से प्रेरित होने लगी, तो वो उन लोगों को समझाने की या उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं करते कि आप ये चीजें जो कर रहे हो वो गलत है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मूर्ति पूजा की वजह से बहुत सारा हमारे यहाँ से लोग
मुस्लिम लोगों ने अपने नाम से मुस्लिम बनाकर इसी आधार पे केवल मूर्ति पूजा के नाम पर अपने उसमें कर लिया, कन्वर्ट कर लिया कि अरे मूर्ति पूजा करते हैं, ये लोगों को समझ नहीं है, ये भगवान को सीमित बनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, जो लोग वो किस लिए करते थे वो वही जानते हैं, वो क्या विचारधारा थी, भावनात्मक थी, क्या थी, वो वही जानते हैं। लेकिन क्या है कि जो धर्म के गुरु थे, उन लोगों ने उस समय आगे नहीं आए और लोगों को ये नहीं समझाया, जो परिवर्तित हो रहे थे, कि ये जो मूर्ति पूजा का क्या कारण है, हम क्यों माना जाता है या क्यों मानते हैं, या सही है तो क्यों सही है। आज की डेट में भी मूर्ति पूजा करने वाला आदमी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता मुसलमान के सामने। नहीं, उसका कारण क्या है? यही कारण कि तो धर्म में हाँ, तार्किक होना बहुत जरूरी है, उसके कारण होने चाहिए। हम कोई भी चीज को हम जब अपनाते हैं तो उसके ठोस कारण होने चाहिए, और कारण ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमको किसी ने बोल दिया कि करो और हम करते रहें, तब तो अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए धर्म को। धर्म की अपनी विशेषता और उसके कारण होने चाहिए। ये तो हमारे पास वो कारण नहीं है, और कारण है भी तो वो ठोस कारण नहीं है, तो लोग उसका विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, और आप दूसरों से अगर वो गलत है चीज। हाँ तो बोलिए भाजी, इसके बताइए लिए आप। समय समय पर हमको सुधार करने की आवश्यकता होगी ना। और इसमें दादाजी ये है कि जो लोगों को लगता है कि ये चीज गलत है, धर्मगुरुओं को अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप लगता था कि मूर्ति पूजा सही है, तो उसका सही दृष्टिकोण बताएं, तर्क करें। जैसे शंकराचार्य हैं, आदि आदि लोग आए, उन्होंने तर्क किया लोगों के साथ में, तो वो तर्क करें कि नहीं हमारी ये चीज सही है। अगर उन्हें लगता है गलत है तो उसका विरोध भी करें सामने आके कि नहीं ये एकदम गलत है, एकदम आप लोग मत एकदम सही मानिए। बात। हाँ हाँ, और फिर वो मुस्लिम में या किसी और संप्रदाय को वो नहीं मिलेगा ना मौका मौका नहीं एक ग्रुप मिलेगा। बनाने का। राइट अब राइट। मुस्लिम मुस्लिम क्या है दादाजी, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि जो गलत पद्धतियां हैं, हाँ, मतलब जो सनातन परंपरा है उसकी जो गलत पद्धतियां हैं उसका विरोध है एक, राइट राइट, और एकदम विरोध सही। करके वो खुद एक गलत चीज बन गई है। नहीं, उसके तो उनके उस अंदर खुद इतनी उस वो कमियां क्यों हैं। बन गई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई, हाँ, हाँ बोलिए। तो यहाँ लोग लोग ऐसे नहीं आए जिन्होंने सामने आके कहे कि नहीं ये चीज नहीं हो रही है, हमारे यहाँ जो चीज है ये इसलिए हो रही है और इसलिए नहीं हो रही है। आजकल यहाँ पे जो चीज अनुसरण करते हैं लोगों को ही नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोग उसको गलत साबित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। नहीं, ठीक है, आपकी बात अपने आप में सही है। इसमें तुम यही कारण है कि एक समाज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाज की, कि ये समाज के एक बड़ा मूल विषय है धर्म परिवर्तन। और इस विषय में यदि ऐसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो हम लोग को मालूम है, अभी जो रुका तो है नहीं। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई और धर्म हो, लोग उसमें जाते हैं, उनके जानने के उनके अपने तर्क हैं क्यों जा रहे हैं। यदि आप किसी को सम्मान नहीं देंगे, किसी को समाज में स्थान नहीं देंगे, तो यदि कोई दूसरा आदमी थोड़ा भी उसको सम्मान और स्थान देगा, तो लोग वहाँ भागेंगे। तो उसके उनके भी अपने तर्क हैं, तो इन बातों को समझना पड़ेगा। तो ये नहीं समझ रहे हैं तो हम अपने आप को, जैसे बोलते हैं खरगोश ने अपनी खुद ही आंखें बंद कर ली हो, वैसी हम लोग की स्थिति होगी। और कोई प्रश्न है क्या? इसमें दादाजी विभिन्न विभिन्न आचार्य हैं ना, जो उनकी भूमिका बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है। नहीं, वो अपनी भूमिका अगर अगर नहीं निभाते हैं सही से तो आम जनता का भुगतना पड़ता है फिर। नहीं, हर एक आदमी, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर इतनी समझ नहीं है कि जो धर्म की बातों की जो इनसाइड है उसको समझ सके। तो उनका जो नेतृत्व है वो उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है दादाजी, अभी तो क्लास है ना, दूसरी हाँ, क्लास।
इसलिए अभी हम लोग इसको बंद करते हैं। तो मेगा सेहत पे प्रश्न नहीं है तो हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद।